अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम तीसरी एपिसोड के साथ हसन टाक्स पे मौजूद हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, हमारी फैमिलीज़ का, हमारे ख़ानदानों का, हमारे घरों का। और हर ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें लॉ के मुताबिक हो सकती हैं। इस हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही यंग कॉम्पिटिटिव लॉयर एडवोकेट सैयदा हानिया ज़हरा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। आज हमारे टॉपिक का नाम है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ के बारे में आज हम जितना हो सके इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत एक्सपर्टाइज रखती हैं फैमिली लॉ में। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। तो मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि मैरिज को आप अकॉर्डिंग टू लॉ कैसे एक्सप्लेन करेंगी? अच्छा, अब सबसे पहले व्हेन वी कम टू द टर्म मैरिज, कोई स्पेसिफिक स्टैचूट इसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता कि जी ये मैरिज है या मैरिज का मतलब ये है। लेकिन जैसे जैसे विद द प्रोसेशन ऑफ केसेस, जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिस तरीके से कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया, या इस्लामिकली भी जिस तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हमारे लिए सामने आया है, वो ये बहुत क्लियर अल्फाजों में मैं किसी को अगर मैरिज का कॉन्सेप्ट समझाऊं, इट इज सिमिलर टू एनी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। ठीक है, अब सही। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि आपके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं मीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एन ऑफर, एन एक्सेप्टेंस, इट्स कंसिडरेशन। तो मैरिज भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, जो दो लोगों को यूनियन में लाने का एक लीगल फॉर्म है, जो इस्लामिकली रिकग्नाइज भी है। अच्छा से अब शादी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि निकाह, जी। जो कि अहम पहलू है एक शादी का। तो आप मुझे ये बताइए कि उसमें के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो ब्रीफली डिस्कस कीजिए ताकि सबको ये मालूमात जाए। अच्छा, निकाह नामा जो है, दैट इज द पेपर, ठीक है, विच वैलिडेट्स योर मैरिज। वो ही एक कागज है जो आपकी शादी को दो लोगों के बीच में वैलिडेट करवाता है, वैलिडिटी आपकी मेंटेन करता है। अब निकाह नामा में 25 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। टू डिस्कस और टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले के जो इनिशियल एक दो कॉलम्स होते हैं, उसमें वार्ड का नाम। वार्ड किससे मुतालिक ये है कि आपका यूनियन काउंसिल क्या है, आपका किस जगह में, किस यूनियन काउंसिल में आपका निकाहनामा रजिस्टर होगा, क्योंकि एज पर लॉज ऑल्सो निकाहनामा बस साइन करके रखना नहीं होता, उसे रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। इट इज़ अ पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, जो इनिशियल कॉलम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप एक्चुअली अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट इन करो एज टू कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होना है। सब्सिक्वेंटली जो एंड के भी कॉलम्स है, वो जब रजिस्ट्रेशन होनी होती है, तो वो तब के होते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो अपने निकाहनामा की, तो वहाँ पे स्टैंपिंग होती है, यूनियन काउंसिल के दस्तखत होते हैं। तो इट इज़ प्रिटी मच दैट। कमिंग टू द मीट पार्ट ऑफ द निकाहनामा, जो फर्स्ट और लास्ट है, वो तो आप सोचते हैं ज़्यादातर टेक्निकल वर्क है, या जो उसे कहते हैं कि आपकी वैलिडिटी बेस्ड कॉलम्स होते हैं, वो है। कमिंग टू द एक्चुअल ग्राउंड्स या टू द मीटियर ग्राउंड्स, उसमें सबसे पहले योर जो आपका कॉलम होता है, दैट इज फॉर द नेम। ठीक है, नेम ऑफ द ब्राइड, ब्राइड की उम्र, ब्राइड से पहले हस्बैंड या दूल्हे का सारा इंफॉर्मेशन होता है, दूल्हे का नाम, दूल्हे के वालिद का नाम, ठीक है, उनकी दूल्हे की उम्र, वो सारा कुछ होता है। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा यूजुअली जो हमारे पास शादियाँ होती हैं, आई थिंक सारे लोग निकाहनामा पढ़ भी नहीं रहे होते, वो यूजुअली इन्हीं कॉलम्स पे रिलाई करते हैं कि जी बस दुल्हन की इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है, दूल्हे की इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें विटनेसेस का पता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हक महर का पता होता है, एंड दैट इज़ दैट। निकाहनामा इज मोर टू दैट, एज आई एम सेइंग कि जब आप हमारे मीटी क्लॉजेस पे, या जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्लॉजेस जिन्हें कहते हैं, उन पे आते हैं, तो पहले तो दूल्हा और दुल्हन की इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में मैंने क्या क्या जिक्र किया कि आपका फुल नेम, आपके वालिद का नाम आना चाहिए। दुल्हन के केस में ये भी होता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वेदर दुल्हन की पहली शादी है, वेदर वो तलाक याफ्ता हैं, तो वो भी सारा आपने एक कॉलम में मेंशन करना होता है। आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, फिर जो कॉलम आता है, उसमें आप अपने विटनेसेस के बारे में जिक्र करते हैं कि जी दुल्हन की तरफ से ये
गवाह हैं, दूल्हे की तरफ से ये गवाह हैं। यूजुअली आपके 2 ही विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं और एक शाहिद का कॉलम होता है। शाहिद वो पर्सन है जो वो 2 विटनेसेस की भी गवाही दे सके, ठीक सही। है? सो शाहिद में फिर आपके विटनेसेस के साथ-साथ उनका भी नाम आ जाता है। कमिंग फॉरवर्ड फिर हमारे क्लॉजेस अंटिल क्लॉज 7 एंड बियॉन्ड जो स्टार्ट होते हैं, उसमें ये इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास हक महर के कॉलम्स आ जाते हैं, जिसमें हक महर कॉलम 13, 14, 15 एंड 16 प्राइमरीली हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कि वेदर दुल्हन को आया हक महर दिया है या नहीं दिया। अब हक महर भी, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल रियली हाँ, नो कि वो क्या होता है, तो मैं उसे बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हक महर इजी अल्फाजों में एक कंसिडरेशन है, एक वो अमाउंट दी जाती है दुल्हन को कि वो अपना घर बार, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के आके हस्बैंड के साथ रहने के लिए तैयार है। तो ये एक तोहफे की सूरत में हक महर उस लड़की या उस दुल्हन को अदा किया जाता है। अब हक महर के 2 तरीके हैं। सही। यूजुअली पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड, उनको नहीं पता होता है कि वेदर हक महर का क्या है, कुछ है। अब जैसे हमारे पास एक केस भी आया था, उसमें जो लेडी थी, आई विल नॉट बी नेमिंग एनी नेम्स, बट जो लेडी थी शी वांटेड कि मैं खुला ले रही हूँ, लेकिन खुला के पहले आई वांट टू मेक श्योर कि मैं मेंटेनेंस का केस करके अपना हक महर तो एक तरफ करूँ, तो क्लेम सही। फॉर डावर भी करना था। सो पहले तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, लोगों के लिए ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके निकाहनामा में किस तरीके का हक महर गिवन है। ऐसा सेट 2 तरीके के हक महर होते हैं, एक होता है प्रॉम्प्ट और एक होता है डेफर्ड। डिफर। प्रॉम्प्ट को आप मुअज्जल कहते हैं, डेफर्ड को आप गैर मुअज्जल कहते हैं। प्रॉम्प्ट या मुअज्जल का मतलब कि जैसे ही शादी हो गई, अब आप पे वो हक महर पेएबल है हस्बैंड पे, कि वो जल्द अज जल्द जैसे ही मौका आए वो अपनी बीवी को अमाउंट अदा कर दे। सही। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी बिल्कुल शादी हुई है तो आपने देना ही देना है, वरना दुल्हन इसको किसी बात का इशू कर दे कि अब मैं रुखसत ही नहीं करूंगी क्योंकि आपने मेरा हक महर नहीं दिया। मकसद प्रॉम्प्ट का ये है कि भाई शादी हो गई है, अब इट्स एप्लीकेबल, अब वो आप किसी भी टाइम पे दे सकते हो, अदा कर सही। सकते हो। गैर मुअज्जल या डेफर्ड का मतलब होता है अराइजिंग ऑन अ सिचुएशन। ये हक महर आप सिर्फ तब देंगे जब कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होगी, जैसे कोई सिचुएशन फॉर एग्जांपल ये है कि एट द डेथ ऑफ द हस्बैंड, या जब हस्बैंड आपको तलाक दे तब, तो ये वैसे तो नहीं पे किया जाएगा, लेकिन जो ऐसी सिचुएशन अराइज होगी जो भी आपके निकाहनामा में लिखी हुई होगी, उसकी बेसिस पे फिर आपको ये हक महर दिया जाएगा। अब जैसे आई हैव टोल्ड कि ये हमारे पास केस आया मेंटेनेंस का, और शी वांटेड टू क्लेम फॉर द डावर अमाउंट, तो शी सेड दैट मुझे लेना है हक महर, बट उनका डेफर्ड अमाउंट था, विच सेड कि आपको एक सिचुएशन अराइज पे मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो उस केस में उन खातून को अपना हक महर नहीं मिला। अच्छा से अभी डॉवर की बात आई है तो एक और सवाल है मेरे ज़हन में, क्या ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से हक महर कर सकती हैं तैनात कि हमें इतना चाहिए? अच्छा, हक महर, देखें, ये निकाहनामा एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कभी एक पर्सन का नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सही। देयर हैज टू बी 2 पार्टीज हु एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। सही। सो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो हक महर भी इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ठीक सही। है? तो इट मीन्स कि हक महर भी दोनों पार्टीज की मर्जी से तय होगा। ये यस, वो अपनी एक डिमांड, वो एक अपनी ख्वाहिश आगे रख सकती हैं दैट शी वांट्स दिस मच ऑफ एन अमाउंट, लेकिन दैट कैन ओनली वैलिडेट अगर वो हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, सही। और वो एक्सेप्टेंस के बेसिस पे इक्वली अग्री करके दोनों पार्टीज ने उस फॉर्म को फिल करके लिखा हो कि जी हम इतना देने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि बीवी अड़ जाए कि हमें इतना ही चाहिए और इससे कम नहीं हो सकता। हाँ, वही बात है, एक दोस्त था मेरा तो उसने मुझसे ये बात कही थी कि एक शादी में मैं गया तो वहाँ पर बीवी ने मतलब ये मुतालबा रखा कि अगर शौहर मुझे इतना हक महर देगा तभी मैं मतलब कि एग्री होंगी अच्छा, शादी पता के है, लिए। दूसरा आई फील लाइक हमारी सोसाइटी में इसीलिए ज़रूरत है कि निकाहनामा के बारे में लोगों को पता हो, हम्म। निकाहनामा के बारे में लोग वैसे ही जाने और उस पे अपना,
कम्युनिकेशन करें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होती है कि शादी के ही दिन ये बातें हो रही होती हैं, हाँ शादी के ही दिन फिर ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, हक मेहर इतना नहीं था, उतना नहीं था। इसीलिए एज अ लॉयर, एज अ प्रैक्टिशनर और एज अ फैमिली लॉयर स्पेशली, वी डू इंटेंड टू टेल पीपल कि ज़रूरी नहीं है कि बस शादी होनी है तो उसी दिन आपने बस देख के निकाहनामा और साइन करना होता है। आप इसे आराम से पढ़ें, देखें, गो ओवर इट्स कंटेंट्स। अगर किसी चीज़ पे आप नहीं मान रहे, पार्टीज आपस में बैठ के डिस्कस करें और फिर उसे साइन करें, ताकि फिर वो एंड मोमेंट शादी के हॉल में जो इशू हो रहा है हाँ एटलीस्ट वो ना हो। बाद में इश्यूज उसके बाद मेन एक वर्ड है डाइवोर्स, जी उसको आप एक्सप्लेन करें और उसके अक़साम भी बताइए। अच्छा, अब डाइवोर्स इज द ब्रेकअप ऑफ अ मैरिज, ठीक है, जिसमें ओके सो मैं इसे ऐसे समझाऊंगी कि शादी ख़त्म करने के वैसे दो तरीके होते हैं। वन इज तलाक, जिसे हम डिवोर्स कहते हैं, जो कि राइट है हस्बैंड का, सही। ठीक है। और दूसरा तरीका इज खुला, जिसे हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी कहते हैं, विच इज द राइट गिवन टू द वाइफ, सही। ठीक है। डिवोर्स कहने के लिए ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि उसमें इतना कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें कोर्ट कचहरी का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। हस्बैंड अगर चाहे तो 3 लूनर कैलेंडर्स की बेसिस पे अपनी वाइफ को तलाक 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 कह के अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर सकता है। अच्छा, इससे ज़्यादा तो हम अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन स्टिल इट्स वैलिड कि 3 बार एक ही तलाक देने से वो शादी ख़त्म हो जाती है। लीगली वी डोंट रिकग्नाइज दैट। लीगली आप 3 बार बोलें या 30 बार बोलें, एक ही टाइम पे अगर आपने बोला तो वो एक ही काम होगा। सही। ये आप नहीं कह सकते कि आपने एक ही बार बोला तो वो 3 बार तलाक़ें हो गई। उसे लीगली हम लीगल नोशन से एक ही तलाक काउंट करेंगे। फिर सब्सिक्वेंटली फिर आपका 1 महीना लूनर कैलेंडर जो गुजरा वो ख़त्म हो जाए, फिर आप तलाक दें, और फिर तो सब्सिक्वेंटली 3 मंथली तलाक़ें काउंट्स टू अ वैलिड लीगल डिवोर्स। एक ही टाइम पे 3, 30, 13 जितनी भी तलाक़ें दें, दैट काउंट्स एज 1 तलाक ओनली। सो दिस इज जो हस्बैंड का राइट है, जो हस्बैंड का इख्तियार है। ऑन द अदर हैंड जो खुला की हमने बात की, खुला के लिए अ लेडी हैज़ टू कम टू द कोर्ट। खुला आप घर बैठे आपने फ़ोन पे कम्युनिकेट कर दिया, ऐसे नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा तलाक में तो यस आपको कोर्ट में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब डिवोर्स ऑनलाइन नहीं हो सकता। देखिए, डिवोर्स इज सपोज टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के फॉर्म्स वो तो फिर हम क्वेश्चन ही अलग पे चले गए ना। अभी बात ये है कि वेदर आप कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। डिवोर्स के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। खुला लेने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुला के लिए कि आप कोर्ट जाएंगे, उसमें फिर आपका खुला प्लीडिंग्स, जैसे आप पेपर वर्क फाइल करते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या इशू है, क्या कुछ है, यू डोंट वांट टू लिव विथ योर पार्टनर। जैसे आप कोर्ट में खुला के लिए जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का आप करवाते हैं तो उसमें आप एफिडेविट करवाते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर प्रूफ्स दैट यू वांट टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, आप उसकी एनेक्स्चर्स लगाते हैं, एंड देन दैट गोज टू द कोर्ट। नोटिस मिलते हैं अदर पार्टी को, प्री ट्रायल का भी मौका होता है, जिसके बाद फिर अगर प्री ट्रायल फेल हो जाए तो फिर खुला हो जाती है। अच्छा, खुला के बाद 90 डेज का फिर भी रिकन्सिलिएशन या रुजू का पीरियड होता है। तो अगर खुला हो भी गई, जब तक आप यूनियन काउंसिल में जमा करवा के उसके 90 डेज कंप्लीट ना कर दें, खुला कंप्लीटली रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर सकती। अच्छा, सो व्हाइल वी आर इन दिस टॉपिक अबाउट मैरिज डिसोल्यूशन एंड डिवोर्स, तो निकाहनामा में एक क्लॉज ऐसा है जिसे हम क्लॉज नंबर 18 कहते हैं, जिसे तलाक तफवीज़ कहते हैं। वैसे तो डिवोर्स इज द राइट ऑफ द हस्बैंड, वाइफ का खुला है, ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड चाहे तो वो अपना ये राइट अपनी वाइफ को दे सकता है थ्रू निकाहनामा। देयर इज नो अदर वे कि नहीं, उन्होंने मुझे बोला था। until and unless it is not mentioned in your निकाहनामा, it means you don't have the right. if it is mentioned, अगर वो आपके क्लॉज नंबर 18 में आपके निकाहनामा में लिखा हुआ है कि जी हस्बैंड आपको ये हक देते हैं, तलाक तफवीज़ का आपके पास हक है, फिर ही आप भी ऐसे ही ओरली या थ्रू एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप भी तलाक दे सकते हैं। आपको फिर कोर्ट
कचहरी का जैसे खुला के लिए ज़रूरी था वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिवोर्स ये होता है प्राइमरली। डिवोर्स अगेन रीइटरेटिंग, और ये बार बार कहने का काफ़ी लोगों को इसके लिए बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज आई प्राइमरली डील विद फैमिली केसेस एंड आई प्राइमरली सी दिस केसेस ऑन अ डेली बेसिस। तो क्लॉज नंबर 18 लोगों को नहीं क्लियर। क्लॉज नंबर 18 के जो राइट्स एक औरत के ऊपर कन्फर्ड है, जैसे इस क्लॉज का मकसद क्या है? इस क्लॉज का मकसद ये है कि औरत को जो इतना अब हम जैसे प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं या कुछ है, हर किसी के लिए कोर्ट आना इतना इजी हाँ, नहीं बिल्कुल। है, राइट? तो खुला के लिए चूंकि अगर आपको कोर्ट जाना पड़ता, तो अगर आपके पास ये राइट ऑलरेडी हो तो फिर आप इससे इजीली जस्ट अपने यूनियन काउंसिल में जमा करवा के आप तलाक ले सकती हैं, आप अपनी शादी को कंक्लूड कर सकती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं तलाक की, उसको अगर आप डिफ़ाइन कर दें। अच्छा, अब तलाकों की अगर हम टाइप्स देखें, अब देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट वे जिस तरीके से लोग तलाकों को भी डिफाइन कर रहे होते हैं, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर दैट मैटर हुँ, कर रहे होते हैं। अब जो 3 टाइप्स आप कह रहे हैं वो इस्लामिकली हाँ। रिकग्नाइज्ड टाइप्स हैं, ठीक है? कि जिसमें स्पेसिफिकली एक जो जिसे सही माना में प्रेस्क्राइब बाय द सुन्ना ऑल्सो, कि जिसमें 3 लूनर कैलेंडर्स में वो तलाक दी हुँ, जाए, ठीक है? उसके अलावा सब्सिक्वेंटली, जैसा कि फिर मैंने कहा कि एक ही प्रॉम्प्ट तलाक, जो एक ही मोमेंट पे मोमेंटरली आप 3 बार तलाक दे दें। सब्सिक्वेंटली एक जिसमें द कम्युनिकेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, कि अदर पार्टी को आपने इतना इन्वॉल्व या इन्गल्फ किया ही नहीं है। लेकिन अगेन द फैक्ट, लीगली वी डोंट सी दीज क्लासेस। द रीजन कि मैं इस पे खुल के आई एम नॉट ऑल्सो हुँ, टेकिंग द नेम्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ तलाक, क्योंकि देखें, already I think we live in a society which is very heavily reliant on religion, and religion को फिर वो बहुत चीज़ों में, वैसे तो yes religion is a very good thing and the first thing to look for, लेकिन कहीं पे वो बहुत ओवरलैप होके एक बहुत ही हम अलग डायमेंशन पे निकल जाते हैं। सो फॉर दैट वेरी रीजन इसमें बेतहाशा हाई कोर्ट की, इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है विच सेज लॉ ओनली रिकग्नाइज वन टाइप ऑफ तलाक, विच इज द मंथली कैलेंडर और द लूनर बेस्ड तलाक, जिसमें हर महीने आप अपने होशो हवास में एक बार उसे जिक्र करके तलाक देते हैं, विच इज ऑल्सो ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द अदर साइड विच इज द वाइफ। अब ये आप नहीं कर सकते कि आप कह रहे हैं कि हाँ मैं तलाक दे रहा हूँ, मैं तलाक दे रहा हूँ, एंड जो आपकी वाइफ है उनको इल्म ही नहीं है, उनको हुँ। पता ही नहीं है। दैट इज नॉट लीगली कंसिडर्ड अ राइट वे ऑफ गिविंग तलाक। के हवाले से कि देखिए, अगर क मिसिंग पर्सन्स का मामला चल रहा है बहुत सारा, अगर कोई शख्स मिसिंग हो जाता है बहुत तवील अरसे तक, उसका कुछ पता नहीं होता, अच्छा, तो अब उसके ये लिए, उसकी बीवी के लिए क्या मतलब लीगली तो रेमेडीज़, उसे मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ ख खर्चा वगैरह चाहिए होता है घर चलाने का या कुछ, तो क्या वो दूसरी शादी करने के लिए अहल होती है? अच्छा, तो अब ये अगेन हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में आ गए। देखिए, तलाक इज द राइट ऑफ द मैन, ठीक है? हम लेमन टर्म्स में काफ़ी चीज़ों को इंटरचेंजेबली हुँ, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो अब आप बात कर रहे हैं वो आप डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि औरत किस किस सूरत में तलाक मतलब हुँ, खुल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जा ख़त्म सकती हैं, करो। अप्रोच कर सकती हैं कोर्ट को। में हमारे पास जो लॉज हैं विच इज़ द फैमिली कोर्ट लॉज, ऑर्डर्स एंड रूल्स, उसमें आपके पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट भी है, ठीक है? जिसमें सही। मेंशन्ड है, जिसमें यू हैव दिस के अगर 7 साल या उससे ज़्यादा हुँ, आपके हस्बैंड का ना आपको पता है, यू डोंट नो अबाउट देयर वेयर अबाउट, यू डोंट नो व्हाट दे ज़िंदा डू, है या व्हाट दे नहीं है? वर्क, वो जिंदा है नहीं है, जिससे काफ़ी माशरों में, जैसे बलोचियों में या सिंधियों में कहते हैं आधी विधवा हुँ, या आधी बेगम जिसे कहते हैं, कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड दुनिया में है भी नहीं है, क्या है वो सारा कुछ। सो दिस इज़ अ वेरी वैलिड एंड लीगल ग्राउंड जिसकी बेसिस पे फिर आप अपनी शादी कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन करवा सकती हैं। इसमें और आ जाती हैं, अगर आपके हस्बैंड फॉर एग्जाम्पल इज इनफर्टाइल, you did not know about that before your marriage सही। but then you got to know about it। देखिए, everyone has a right to live their life the way they want। बच्चे पैदा करना, this is a very हुँ, integral part in people's life, ठीक है? तो this is also a very valid ground for a woman if she wants to
कम आउट ऑफ द मैरिज और एंड द मैरिज, ठीक है। तो कहने को तो हम हमारी आम जबान में कह रहे थे कि जी ये तलाक है, लेकिन दिस इज एक्चुअली द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो एक औरत ले सकती है कोर्ट में जाके कि मैं अपनी शादी इस स्पेसिफिक ग्राउंड पे खत्म करना चाहती हूँ विदाउट प्रेजेंस ऑफ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। सही कोर्ट यस इट डज रिकग्नाइज के यू नो देयर हैज टू बी नोटिस सर्व्ड, वो तो सीपीसी का ही हम स्पेशली जो हमारे फैमिली लॉ इज अ स्पेशल लॉ, लेकिन जो प्रोसीजर है वो सीपीसी का भी हम डिराइव करते हैं, ठीक है। सो इवन यस देयर आर प्रोविजंस या देयर इज अ प्रोसीजर के नोटिस होंगे कुछ होंगे, लेकिन इवन अगर वो नहीं होता, the other side the husband does not come up, he does not show up, तो वो eventually ex पार्टी के तौर पे भी औरत को डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मिल जाए। अच्छा, इससे मुतालिक ही सवाल है कि डाइवोर्स के बाद में थोड़ा मैं बच्चों पर आ जाता हूँ कि उनके जितने भी बच्चे हों तो लीगली तौर पर जो उनके बच्चे हैं तलाक के बाद वो माँ के पास जाएंगे या बाप के पास जाएंगे, तो चाइल्ड कस्टडी के हवाले से थोड़ा बताएं। अच्छा, अब देखिए दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि काफियों को लगता है कि नहीं इसने तो तलाक लिया है, औरत ने, ये बुरी है, ये वो है, वो कुछ है। ऐसा कुछ भी लॉ रिकग्नाइज नहीं करती अंटिल द एज ऑफ हिजानत। अब हिजानत एक कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा होता है, जो ग्रोइंग बच्चा होता है, वो अपनी माँ के साथ एक तो नंबर वन इमोशनली अटैच्ड होता है, सही, बिल्कुल ठीक है। नंबर टू, देयर आर बेबीज जो बहुत यंग होते हैं, दे आर ऑन देयर मदर फीड, ठीक है। तो सही काफ़ी जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ें हालात होते हैं कि एक बिल्कुल ही छोटे बच्चे को आप अपनी माँ से दूर नहीं कर सकते। नहीं कर उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हिजानत, जो बच्चों मीनिंग मर्द मेल किड्स के लिए वो 7 साल का रखा हुआ है, एंड सही लड़कियों के लिए टिल द एज ऑफ देयर प्यूबर्टी का रखा हुआ है, ठीक है। सही कि तब तक तो कंसिडर किया जाता है कि ये हिजानत पीरियड, और हिजानत पीरियड में द मदर हैज द राइट ऑफ कस्टडी, माँ के पास ही कस्टडी हो, ठीक है। सही यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि अगर सिर्फ हिजानत को हम वैसे एक ओवरऑल बात करें तो देखें, जब भी घर टूटते हैं एक फैमिली होम होता है जिसमें से या तो माँ जाएगी छोड़ के या तो बाप जाएगा छोड़ के, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे माँ चली गई छोड़ के और बच्चे कीप ऑन लिविंग विद द फादर, तो फिर फादर के पास फर्स्ट कस्टडी राइट है अपार्ट सही फ्रॉम द हिजानत पीरियड आई एम टॉकिंग, सही ठीक है। अगर बाप छोड़ के गया है और माँ ने ही ख्याल रखा है सारा कुछ किया, क्योंकि देखिए कोर्ट इज वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ दीज थिंग्स कि इतना माँ छोड़ के चली गई तो फिर उस टाइम पे आपके पास वो नहीं था कि फिर बच्चों का कैसे क्या होता, ख्याल कौन रखता, सारा कुछ कैसे मेंटेन होता। अगर बाप चला जाता, सिमिलर क्वेश्चंस आर रेज्ड बाय द कोर्ट। तो अगर बाप आप चले गए और अब आप क्लेम कर रहे हो, तो फिर जिस टाइम पे आप चले गए हैं, जितने अरसे के लिए आप चले गए, उस टाइम पे आपको बच्चों का नहीं ख्याल आया है कुछ। सो ये कभी भी इतना सिस्टमैटिक या इतना टेक्निकल नहीं होता। तो बच्चे तो इसी के पास जाएंगे, बच्चे तो माँ के पास ही जाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल बच्चे तो बाप के पास ही जाएंगे। जो भी लिविंग पेरेंट होता है, जो खुद से वॉलंटरली कस्टडी छोड़ के जाता है, सही उसे माना जाता है कि दैट ही इज द लिविंग और द विजिटिंग पेरेंट, देन कि वो आके विजिट कर ले, ठीक है। आप एक तो क्योंकि मैंने विजिटिंग की अभी बात की, तो मैं आपको ये भी बताती चलूं, माँ या बाप बच्चे को आप किसी से डिप्राइव नहीं कर सकते, सही ठीक है। आप जितना भी आपके इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरपर्सनल यूजुअली देखें होता यही है कि हस्बैंड और वाइफ के आपसी मामला होते हैं जो फिर वो बच्चों पे हाँ असर कसर का करते हैं सारा निकाल रहे होते हैं। सो बेशक आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या जो इस पॉइंट पे एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम है, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो बच्चों पे भी उसी सिनेरियो से देखा जाएगा। अ फादर और अ मदर कैन नॉट बी डिनाइड मीटिंग देयर चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब इवन उन 7 साल के अरसे में बाप जब चाहे थ्रू कोर्ट अपने बच्चे से मिल सकता है। जी, अब देखें वैसे तो अगर केस है तो थ्रू कोर्ट, अगर के यूजुअली देयर आरंट इवन केसेस ऑफ दिस सिचुएशंस, अच्छा सही तो वहाँ पे भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बेस्ड ऑन दैट अ फादर कैन कीप ऑन कमिंग एंड विजिटिंग द चाइल्ड। अब जैसे हम, क्योंकि हम लीगल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो हम एक केस की ही बात कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल अब एक केस में अगर एक कस्टडी मदर को दे दी गई है, ठीक है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मदर को दे दिया गया है बच्चे के लिए
कि वो बच्चे की अपकीप करेंगी, वो सारा कुछ करेंगी, ठीक है। एंड फादर अप्लाइज फॉर विजिटेशन। सो दिस डज नॉट मीन कि फादर को वो विजिटेशन नहीं मिलेंगी। यस, मे बी वो कहता है कि मुझे 7 दिन मिलने हैं। अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बच्चा स्कूल गोइंग भी है, बच्चे के लिए कुरान पढ़ाने वाले भी मौलाना साहब आते हैं, बच्चे ट्यूशन भी जाता है, उसका पूरा एक रूटीन है। तो कोर्ट अब ऐसे बिल्कुल आंखें बंद करके विजिटेशन नहीं देंगी। कोर्ट एट फर्स्ट विल सी द वेलफेयर ऑफ द माइनर। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, बच्चे के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, कुरान पढ़ना भी ज़रूरी है, अदर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन उसी में एक फादर या एक मदर का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कोर्ट अपनी तरफ से एक स्केड्यूल बना देता है विजिटेशन का कि आप जी हफ्ते में 3 दिन मिल लिया करें, आप 2 दिन मिल लिया करें, इतने इतने घंटों के लिए मिल लिया करें, या आप अपने पास रख लिया करें। सो देर इज ऑलवेज अ स्केड्यूल, एंड स्केड्यूल एक तरीके का नहीं होता। हर केस में हर बच्चे की एज देख के, हर सर्कमस्टांस को देख के वो अलग वो अलग पूरा शेड्यूल बनाया जाता है। वैसे जी। भी कहते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादातर फेवर होती है इन चीज़ों में। तो आप देखें, आपने कहा कि 7 साल तक बच्चा हज़ानत में माँ के पास होगा। देखा जाए तो 7 साल के बाद भी तो अगर हम कॉमन बात करें तो बच्चा बाप के पास तो बाद में नहीं जाएगा ना, जो इतना टाइम माँ के पास रहा है। देखिए, आप इसे फ्लूक इन द सिस्टम बोले या यू नो हाउ थिंग्स वर्क बोले, आप 7 साल तक आप अपनी माँ के साथ रहे हैं, आपने उनके साथ खाया पिया है कुछ है, तो जाहिर सी बात है एकदम से 7 साल के बाद अगर कोई आपको बोले कि नहीं अब आप अपने फादर के साथ रहना शुरू हो जाए, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड, राइट। लेकिन यस, ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं जिसमें फादर को अलॉट हो जाती है, लेकिन उसमें ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि मतलब बहुत बच्चे मुश्किल का होता है। वेलफेयर नहीं मेंटेन कर पा रही, वरना यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेफरेबली फिर मदर को ही कस्टडी अलॉट अच्छा, इन 7 सालों में आफ्टर डिवोर्स जो मेंटेनेंस होती है वो बाप पर ही होती है बच्चे की या जी। बीवी की? जी, देखिए बीवी की मेंटेनेंस जब तक बीवी आपके निकाह में है और तब उनके तक इद्दत पीरियड, सही। तब तक आपकी जिम्मेदारी है। वंस उनका इद्दत पीरियड खत्म हो जाता है, फिर इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता, ही डज नॉट रीच द एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स, ये बाप की जिम्मेदारी है उनको मेंटेन करना, उनको पालना पोसना, वो सारा कुछ करना। दिस इज अ कॉन्सेप्ट डिराइव फ्रॉम बोथ इस्लामिक लॉज एंड हमारा जो प्रेसिडेंट्स इन फैमिली लॉज हैं, इस पे बहुत ज़्यादा हमारे पास citations मौजूद हैं कि which specifically says that it is the responsibility of the father to maintain his child even when the mother is working. मदर जाहिर सी बात है, उसका भी बच्चा है, तो मदर अपना चाहे कुछ देना चाहे 18 इयर्स की एज तक की बाप दे सकता है ना मेंटेनेंस, देखिए या उसके बाद भी? जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए अमूमन कहा जाता है, अमूमन हमारे जो जजमेंट्स है वो है कि until she gets married, ठीक है। एंड जो आपका वो है किड है, मेल चाइल्ड है, उसके लिए भी यही है कि यू नो अंटिल वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन लॉ स्ट्रिक्टली जो वर्ड्स में कहता है, जो आपका GNW में लिखा हुआ है कि एक गार्डियनशिप आप तब तक ही ले सकते हैं जब तक वो मेजॉरिटी नहीं रीच करता। तो वैसे ही फैमिली कोर्ट रूल्स या एक्ट जो है, उसमें मेंटेनेंस का भी यही टॉपिक है कि आपका मेजॉरिटी जो है तब तक ही आप पे वो जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। लेकिन एट लार्ज जो हमारे पास देखा जाता है और जो हमारे पास इस्लामिकली सब्सक्राइब है, वो यही है कि गर्ल अगर आपकी बेटी है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक, एंड बॉय जब तक वो इंडिपेंडेंट खुद से नहीं होता। अच्छा, इससे थोड़ा हटते हैं, एक वर्ड आता है पॉलीगैमी, जी, उसको थोड़ा डिफाइन अच्छा, कीजिए। पॉलीगैमी मीन्स मैरिंग मोर देन वन वुमेन। अब ये मैंने डायरेक्ट मैरिंग मोर देन वन वुमेन क्यों कहा, क्योंकि इस्लाम ऑलरेडी प्रोहिबिट्स अ वुमेन मैरिंग सेवरल मैन। एक तो ही वक्त ये तो हो ही नहीं सकता ना, औरत तो कभी एक से ज्यादा एक ही वक्त शादी नहीं कर सकती। पॉलीगैमी इज अ कॉन्सेप्ट जो हस्बैंड या आदमी पे अप्लाई होता है, विच सेज के आपकी एक से ज्यादा शादियां हुई एक ही वक्त में, एक ही वक्त। और ये हमारे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक है, इस्लामिक लॉ में भी कॉन्फ्लिक्ट है ना इन। अब ये देखें, इस पे अगेन दिस इज वेरी यू नो एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि शरिया में यू आर अलाउड टू मैरी 4 वाइफ्स एट अ सिमिलर टाइम एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन देखें, जो शरीयत है वो भी यही कहती है कि अगरचे आप चारों को इक्वली मेंटेन कर सकें,
इक्वली इमोशनल सबके साथ टाइम स्पेंड कर सके, सब चीज़ें अगर बिल्कुल इक्वल हैं, देन ओनली आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, इफ़ यू मैरी 4 डिफरेंट वुमेन, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही एक की तरफ ज़्यादा इमोशनल एक से कुछ ज़्यादा वो होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो जो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट से आई थिंक द बेटर वे इज कि इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, ठीक है? सही। अगर जो सिर्फ ये पढ़ता है कि जी शरिया कहती है 4 शादियाँ, यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक आप अपनी पहली बीवी की इजाज़त नहीं लेते तब तक आप शादी नहीं कर सकते दूसरी, तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ शरिया को टू दिस एक्सटेंट पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़र्क लगेगा, लेकिन अगर शरिया में भी आप आगे पढ़ें, इट सेज, आपकी कुरानिक वर्ड्स है विच स्पेसिफिकली सेज 4 शादियाँ तब ही, या एक से ज़्यादा शादियाँ तब ही, जब आप सबको इक्वली रख सके। अब क्योंकि ह्यूमनली आप एक से ज़्यादा को इक्वली नहीं रख सकते, इट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स टू व्हाट वी हैव इन आवर लॉ, मुस्लिम फैमिली लॉ में जो हमारे पास है, वो यही कहता है कि अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द कंसेंट, आपके पास कंसेंट नहीं है अपनी वाइफ का, आप शादी दूसरी नहीं कर सकते। अब देखें, यहाँ पे भी प्रोहिबिट बिल्कुल नहीं किया गया कि आप कर ही नहीं सकते, बस कंसेंट की एक बात आ जाती है कि आप कंसेंट ले लें और फिर आप करें। अच्छा, निकाह के बाद जो निकाहनामा होता है, उसके मैरिज की रजिस्ट्रेशन का क्या अमल है और उसमें यूनियन काउंसिल का क्या किरदार है? अम, जैसे मैंने बताया कि ये निकाहनामा आपने साइन करके बस अपने पास रखना नहीं होता है, यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड, ताकि ये एक पब्लिक रिकॉर्ड हो, ठीक है? तो हर एरिया में उसका स्पेसिफिक यूनियन काउंसिल है, ठीक है? सही। एज पर लॉ योर यूनियन काउंसिल, देखें आपका जो बी फॉर्म है आपको भी बनवाते हैं, आपको यूनियन काउंसिल में जमा करवाना पड़ता है। यूनियन काउंसिल को आप ऐसे समझे, इट्स अ रिकॉर्ड कीपिंग स्पेस, ठीक है? रिकॉर्ड कीपिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो जो आपकी आपकी शादी हुई उसका सर्टिफिकेट, निकाहनामा, वो आपने जमा करवाया, आपको बच्चे पैदा हुए उनके बी फॉर्म्स है, आपने नादरा से बनवाए, इशू करवाए, सारा कुछ किया, वो सारे भी जाके आपने जमा कर दिए। अब जमा करने का जो प्रोसीजर था, तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि आप ये निकाहनामा इशू ही अपने यूनियन काउंसिल से करते हैं, दे गिव यू द निकाहनामा विद अ टिकट विद अ टोकन, ठीक है? सही। आप उसे ले लेते हैं, आप वो निकाहनामा घर लेके आते हैं, आप उसे फिल आउट करते हैं, आपकी शादी होती है, आप सारा कुछ करते हैं। फिर जब वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं प्रोविजंस निकाहनामा की, जो जो आपने फुलफिल करनी होती है, वो करने के बाद आप इसे वापस अलोंग विद द टोकन जाते हैं, जमा करवाते हैं अलोंग विद द आईडी कार्ड्स ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ, द विटनेसेस और जो आपके शायद थे उन सब की, ठीक है? तो वो बस अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी एक नॉमिनल फी भी होती है विच आई थिंक इज अराउंड 1000 to 1500 रुपीज, विच इज़ नॉट दैट मच। और ये आप जमा करवा के ये आप एक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। क्या निकाह ऑनलाइन किया जा सकता है? यस, निकाह ऑनलाइन किया जाता है। अब निकाह का बेसिकली ये होता तब है, लॉ में इसकी रेमेडी मौजूद है? लॉ में इसकी रेमेडी है। देखिए, लॉ वही चीज़ है जो रिकग्नाइजेबल होती है, ठीक है? सही। इफ़ यू हैव सफिशिएंट एविडेंस, देखिए लॉ का काम क्या होता है, आप जो हक है, जो सच है, उसे लाइट में लेके आए, ठीक है? सो इफ़ यू हैव एन ऑनलाइन निकाह, तो ऑब्वियसली आप मौलवी साहब तो होंगे ना, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट बिल्कुल। फॉर योर निकाह। विटनेसेस भी होंगे, ठीक है? विटनेसेस के अलावा आपके शाहिद भी होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स फॉर दैट मैटर होंगे। So even an online nikah is valid and legally recognized. सही। अच्छा, उसके बाद हम बस कंक्लूड करते हैं। मेन इशू जो अभी हमारी सोसाइटी में चल रहा है, वो आपको ही पता है कि ज़्यादातर डिवोर्सेस हो रही हैं और लड़कियां खुला की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है जो इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? अच्छा, अब इसमें देखें दो पहलू हैं, वन बीइंग द गुड वन, द एडवांटेजेस वन, एंड वन बीइंग द सैडली द बैड वन, आई वुड से। सही। अब जो गुड वन मैं कहती हूँ, वो मैं ये कहती हूँ कि देखें, पहले जो इससे पहले की जनरेशन्स थी उनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी, ठीक सही। है? तब तक रूल सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, सच एज कि अगर आप इतनी ज़्यादा
आपके पास स्पेस नहीं था कि आप अपनी बात फॉरवर्ड रख सकें। आपके साथ कोई जुल्म होता था, वो वहीं पे बात तक की रह गई। आपने किसी को बोला भी, नो वन विल अग्री विथ यू, कहेंगे नहीं अपने हस्बैंड का ख्याल कर लो, ये कर लो। आज हमारे पास एक्सेस बहुत ज़्यादा और बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सही। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई तशद्दुद होता है, आई कैन इजीली ग्रैब माई फोन एंड रिकॉर्ड इट। आई कैन वेरी इजीली टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, ठीक है। और मीन्स ना कुछ हो तो मैं एक खोल के अपनी एक वीडियो ही बना के मैं उसे वायरल करके कि भाई आई एम नॉट फेसिंग ऑल ऑफ दिस अलोन, आई हैव अ कम्युनिटी जो मेरे साथ इस बात में खड़ी है, ठीक है। सो आई थिंक ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से, ज़्यादा आपको क्योंकि एक्सपोजर मिला है, सो आई थिंक ये बढ़ रहा है। पहले की भी सही। आई वुड से पहले भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को या औरतों को हम्म। दबाया जाता था, तशद्दुद होता था, लेकिन वो क्योंकि इतनी सहमी हुई थी, डरी हुई होती थी, दे नेवर टुक दैट स्टेप। मतलब बट आपका मतलब नाउ ये कि अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का ज़्यादा असर है। बहुत है जी। डोमेस्टिक वायलेंस देखिए, मैं यही कहूँगी, फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क ये आया है कि पहले एवरीथिंग वाज वेरी क्लोजली हम्म। नेट, ठीक है। हर चीज़ नहीं, किसी को नहीं पता हो, बदनामी हाँ। होगी, ये होगा। अब हमारे पास ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी, ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से आई थिंक पीपल आर मोर वोकल, ठीक है। तो ये जो आपके पास वोकल होने का राइट आया है, वो थ्रू सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, उसकी वजह से आई थिंक पीपल आर स्टैंडिंग मोर फॉर देयर राइट्स। और दूसरा आई वुड से कि जो नेगेटिव एलिमेंट है इसका, वो ये है कि एज ह्यूमंस हमारी अब जो नेचर्स हैं वो ऐसी होती जा रही हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ को सहने का या बर्दाश्त करने का जो ग्राउंड हो, वो बहुत कम है अब। अच्छा, मेरे पहले ख्याल में कि हमारा लॉ भी वुमेन्स को ज़्यादा फेवर देता है ऐसी चीज़ में। मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा अच्छे ग्राउंड्स नहीं होते खुला के लिए, लेकिन फिर भी वो अच्छा, ग्रांट कर लेते हैं अब कोर्ट से। आप ये देखें, आप इसमें सिर्फ मैं इतना सा ही कमेंट करूंगी। अगर आप ये कहते हैं कि ये वुमेन को सपोर्ट करने के लिए लॉ बनाया गया था, तो आप ये देखें, इवन द लॉ मेकर्स हैड दिस। देखें, लॉ उसी चीज़ पे आता है जो मार्जिनलाइज होती है, ठीक है। सही। हमारे पास हिंदूज के लिए स्पेसिफिकली अलग से लॉ क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। स्टेटलेस लोगों के लिए इतने लॉज रूल्स क्यों हैं हमारे पास? बिकॉज दैट इज़ अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, राइट। सो अगर वुमेन को भी खुला के लिए इतना ज़्यादा इजीली हम्म। कोर्ट्स कर देती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि इवन द लॉ मेकर्स इंटेंडेड ऑन दिस, द रीज़न बीइंग कि वुमेन बहुत एक दबा हुआ, एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड तरीके से डील करती हुई आई हैं चीज़ों से, until and unless we had laws and rules like this. So अब dissolution of marriage अगर आप कहते हैं कि कोई grounds नहीं होते, मे बी आई थिंक फ्रॉम अ मेन्स परस्पेक्टिव यू मे सी कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर अ वुमेन दैट किसी के लिए भी अपनी मैरिज तोड़ के आना इज़ नॉट बिल्कुल। ईजी। इफ दे आर डूइंग दैट, इट मीन्स दैट दे रियली बिलीव कि जो उनके साथ हुआ है या जो सर्कमस्टांसिस में वो हैं, वो एक्चुअली इतने थे कि उनको घर तोड़ने तक की नौबत आ गई। सही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, लेकिन थैंक यू जाते जी। जाते एक चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि इस टॉपिक से हट कर, सेशन से हट कर, जनरली तौर पर आप कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें। सबसे पहले तो आई वुड से कि इट वाज एन ऑनर बीइंग हियर विद हसन ऑन दिस चैनल। मेरा मकसद या मेरा काम, जो लाइन ऑफ वर्क है, मैं इतना कहूँगी कि प्राइमरली इट इज़ फैमिली लॉ। मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग्स भी करती हूँ। आई ऑल्सो ओवरसी इंटेलेक्चुअल, आई ऑल्सो सी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज वर्क। थोड़ा सा कॉर्पोरेट से भी मेरा काम टच होता है, बट जितना ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन मैं फैमिली केसेस की तरफ होती हूँ, या जितना ज़्यादा मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अब इसकी डेट आने वाली है, तारीख आने वाली है, रीज़न बीइंग के बहुत लेवल तक डिस्पैरिटी होती है, पीपल डू नॉट नो अबाउट द लॉ। सो आई रियली स्टैंड फॉरवर्ड कि ऐसा कोई अवेयरनेस सेशन हो रहा हो, या अदरवाइज भी कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो रही हो जिससे ये आम आवाम तक पहुँचे बात। अब फॉर एग्जांपल हसन साहब का तो इज़ अ वेरी बिग चैनल माशाल्लाह से, बट आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड एन हम्म। इनिशिएटिव कि द लीगल जंक्शन से मैंने खुद एक पॉडकास्ट स्टार्ट की है, विच स्पेसिफिकली एम्स के हम आम जो लोकल लॉ से उनका कोई ताल्लुक नहीं हम्म। है,
इस शोबे तक, इस पेशे से उनका कोई एक्सेस नहीं है, उनको अपने लॉज और राइट्स पता चले, क्योंकि यूजुअली ये मिसिंग है हमारी सोसाइटी से। अवेयरनेस एंड होना लाजमी है। मैंने तो ये मैं कहूँगी मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, वेरी क्लूलेस कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी लॉ है, ये भी राइट है। सो आई थिंक एंड आई होप कि ये चैनल भी एज वेल एज मेरा भी जो प्लेटफॉर्म है वो वही चीज़ें अचीव कर सकें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इट्स बेटर फॉर द पीपल अराउंड अस कि उनको अपने लॉज और राइट्स पता चलें। सो या दैट वुड बी दैट। थैंक यू सो मच।